हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल BRV एजुकेशन में। तो हमारी जो सीरीज चल रही है पोषण की, हमने जो कल टॉपिक शुरू किया था पोषण, उसका आज हमारा दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हम कल कर चुके हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट और वसा था हमने कल की क्लास में ख़त्म कर लिया था इसको। और जो आज ये हमारा है, आज हम इस पार्ट में प्रोटीन करेंगे। और जो पोषण है, जब तक कि हमारा जो पोषण टॉपिक है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हम पूरी फुल डिटेल क्लास करते रहेंगे। और टॉपिक वाइज आपको फुल डिटेल करवाने के बाद PYQ और MCQ ज़रूर करवाते रहेंगे। उससे आपकी प्रैक्टिस में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि आप हमारे चैनल को ग्रोथ में थोड़ी हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम भी अच्छी वीडियो आपके लिए और बेहतरीन लेकर आएँ। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज जो हमारा जो पोषण में आज हमारा टॉपिक होना है वो है प्रोटीन। तो जानते हैं दोस्तों, प्रोटीन क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक जटिल अणु होते हैं जो एमिनो एसिड, वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। जो प्रोटीन होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, ये क्वेश्चन सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको अच्छे से ध्यान देंगे आप। जो प्रोटीन होता है हमारा वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। यह शरीर के ऊतकों, अंगों और कोशिकाओं की संरचना, कार्य और विनिमय के लिए आवश्यक होता है। जो प्रोटीन होता है, जैसे हम अपने आसपास ही देखते हैं, ये एग्जांपल आसपास के लोगों से ही लीजिए। जब छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको क्यों बोलते हैं कि आप दूध पिलाइए, दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के पिलाइए। इसलिए बोलते हैं ताकि उनके शरीर की जो वृद्धि हो, उनके शरीर की वृद्धि हो, उनके ऊतकों की वृद्धि हो, उनके अंगों की, उनकी कोशिकाएं, जब कोशिकाएं बढ़ेंगी तो उनके अंगों की वृद्धि होगी। इसलिए हम हमेशा प्रोटीन पाउडर डाल करके छोटे बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। आगे देखते हैं। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है वह शरीर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि एंजाइम के रूप में काम करना, हार्मोन्स के रूप में कार्य करना और संरचनात्मक घटक के रूप में कार्य करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप इन तीनों को अच्छे से ध्यान रख लेंगे। पहला, इसका किस रूप में जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, ये पहली भूमिका किसकी निभाता है, ये निभाता है एंजाइम की, दूसरी निभाता है हार्मोन्स की और तीसरी निभाता है संरचनात्मक घटक की। मैं एक बार और बता देती हूँ इसको। यह पहली भूमिका निभाता है एंजाइम की, दूसरी हार्मोन्स की और तीसरी संरचनात्मक घटक की। ठीक है, अब प्रोटीन की संरचना देख लेते हैं। जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की संरचना मुख्यतः 4 प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। जो प्रोटीन हमारा होता है वह 4 प्रकार की संरचनाओं से बना होता है। देख लेते हैं प्रोटीन की संरचनाएं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में इसको बांटा गया है। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। दोस्तों, मैंने यहाँ पे चित्र नहीं डाला है क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरी लगा कि चित्र डालना, क्योंकि बस ये ऐसे चित्र बने हुए हैं जो आपको आई थिंक ज़्यादा समझ में भी नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने चित्र डालना सही नहीं समझा है। आपको बस समझाती हूँ कि प्राथमिक संरचना क्या है, द्वितीयक संरचनाएं क्या हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो प्राथमिक संरचना है वो क्या है। जो प्राथमिक संरचना होती है हमारी, यह प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को संदर्भित करती है। जो हमारी प्राथमिक संरचना होती है, ये प्रोटीन में एमिनो एसिड के अनुक्रम को संदर्भित करता है। यह अनुक्रम DNA द्वारा निर्धारित होता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जो एमिनो एसिड्स ये होते हैं ये DNA द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और प्रोटीन के कार्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ठीक है। द्वितीयक संरचना है। द्वितीयक संरचना में क्या है, तो यह संरचना प्रोटीन की स्थायी संरचना है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जो हमने प्राथमिक संरचना पढ़ी थी, यह प्रोटीन के अमीनो एसिड के अनुक्रम को संदर्भित करता है। और जो दूसरी है, यह संरचना प्रोटीन के स्थानीय संरचना है, जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। ये संरचनाएं हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्थिर होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहें तो ये जो हमारा है, ये हो जाता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं तृतीयक संरचना क्या है। अब देख लेते हैं इसकी तृतीयक संरचना क्या है। यह एक एकल प्रोटीन है। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से समझिएगा आप, यह जो है तृतीयक संरचना, यह एक एकल प्रोटीन है। एकल प्रोटीन अणु का 3D आकार है। यह हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसकी चतुर्थ संरचना देख लेते हैं। जो इसकी चतुर्थ संरचना है, चतुर्धारक संरचना, यह एक कार्यात्मक प्रोटीन बनाने के लिए कई पॉलीपेप्टाइड इकाइयों के संयोजन को संदर्भित करता है। अब देखते हैं हम प्रोटीन का वर्गीकरण। तो दोस्तों, प्रोटीन का वर्गीकरण हम मुख्यतः 3 प्रकार से वर्गीकृत इसको कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर, दूसरा कर सकते हैं घुलनशीलता के आधार पर, और तीसरा कर सकते हैं कार्य के आधार पर। तो देखते हैं, इनका विस्तार देखते हैं आगे चल के। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसका वर्गीकरण जो है ये कैसे है। संरचना इसमें समझ लेते हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन को सरल, युग्मित और व्युत्पन्न प्रोटीन में वर्गीकृत किया जाता है। जो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि जो रासायनिक संरचना होती है, सरल, संयुग्मित और व्युत्पन्न प्रोटीन में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा जो घुलनशीलता के आधार पर है, उन्हें प्रोटीन को रेशेदार, गोलाकार और झिल्लीदार प्रोटीन में वर्गीकृत किया जाता है। और जो कार्य के आधार पर होते हैं, उन्हें एंजाइम, संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन, नियामक प्रोटीन, हार्मोन्स आदि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम इनका पूर्णतः विस्तार देख लेते हैं कि सरल, संयुग्मित ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं। तो संरचना के आधार पर देख लेते हैं प्रोटीन कौन कौन से हो जाते हैं, और इनके अंदर की डिटेल भी बहुत अच्छे से देखेंगे, ताकि छोटा से छोटा भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सरल प्रोटीन जो है, ये केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं। जो सरल प्रोटीन होते हैं, ये केवल और केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं इसका संयुग्मित प्रोटीन। ये अमीनो एसिड के साथ साथ गैर प्रोटीन भाग भी रखते हैं। जो हमारे सरल होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो सरल होते हैं वो केवल अमीनो एसिड से बने होते हैं, और जो संयुग्मित प्रोटीन होते हैं, ये अमीनो एसिड के साथ साथ गैर प्रोटीन भाग भी रखते हैं, जैसे कि धातु, लिपिड, शर्करा इत्यादि। आगे देखते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं, ये सरल संयुग्मित प्रोटीन के टूटने से बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है, जो रासायनिक संरचना के आधार पर है, तो रेशेदार प्रोटीन आ जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है रेशेदार प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है, रेशेदार प्रोटीन। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं, अब इसके अंतर्गत क्या आता है, जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं, ये धागे या सीट जैसी लंबी पतली संरचना से बने होते हैं। गोलाकार प्रोटीन क्या होते हैं,
ये गोल अंडाकार आकार के होते हैं और पानी में घुलनशील होते हैं। जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं ये जल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको सीधे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं, नहीं होते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा जो गोलाकार प्रोटीन होते हैं वो जल में पूर्णतः घुलनशील होते हैं। अब जो झिल्लीदार प्रोटीन देख लेते हैं। जो झिल्लीदार प्रोटीन होते हैं ये कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। ओबियसली झिल्लीदार प्रोटीन है तो कोशिका झिल्ली में ही पाए जाएंगे। अब देख लेते हैं कार्य के आधार पर। जो प्रोटीन होते हैं उनके कार्य के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं। तो इसमें पहला है एंजाइम। ठीक है, पहला एंजाइम में क्या है, ये जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जो एंजाइम होता है हमारे, जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे हमारे शरीर में ही एंजाइम पाए जाते हैं। तो एंजाइम का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में? एंजाइम का कार्य होता है रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना। ठीक है, ताकि हमारी पाचन क्रिया आसानी से हो सके। अब देख लेते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। संरचनात्मक प्रोटीन में ये कोशिकाओं और ऊतकों को संरचना प्रदान करते हैं, जैसे कोलेजन और केराटिन। अब जैसे कि आप बहुत इसको समझ सकते हैं, जो संरचनात्मक, जैसे कि इसके नाम से ही अर्थ इसका निकल रहा है कि जो संरचनात्मक प्रोटीन होता है वह संरचना करने का काम ही करेगा। तो ये किसकी संरचना कर सकता है? तो ये कोशिकाओं की और ऊतकों की। ठीक है, ये दो की संरचना प्रदान करता है। अब देख लेते हैं जो परिवहन प्रोटीन होता है। तो परिवहन प्रोटीन क्या होता है? ये अणुओं को कोशिकाओं के बीच ले जाता है। जो अणुओं हैं, मतलब जो परिवहन का कार्य क्या होता है? परिवहन का कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। तो ये वही कार्य करते हैं, परिवहन का ही कार्य करते हैं। ये अणुओं को कोशिकाओं के बीच तक ले जाते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे अणुओं को कोशिकाओं के बीच तक ले जाते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। ये छोटे छोटे अणुओं को हीमोग्लोबिन में जा कर के मिला देते हैं। अगला देख लेते हैं नियामक प्रोटीन। ये नियामक प्रोटीन क्या होता है? तो ये नियामक प्रोटीन होते हैं, ये कोशिका कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे हार्मोन्स। ठीक है, ये कोशिका के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगर कोशिका के कार्यों को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। अब देख लेते हैं हम भंडारण प्रोटीन। ये अमीनो एसिड को संग्रहण करते हैं। भंडारण का अर्थ ही है संग्रहित करना। ठीक है, अब सिकुड़ने वाले प्रोटीन, ये मांसपेशियों के संकुचन में शामिल होते हैं। सुरक्षात्मक प्रोटीन देख लेते हैं। सुरक्षात्मक प्रोटीन क्या होते हैं? तो सुरक्षात्मक प्रोटीन क्या होते हैं? तो ये शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सुरक्षात्मक का सुरक्षा करना ही इसका अर्थ हुआ। तो संक्रमण से बचाते हैं, संक्रमण से सुरक्षा करते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी एंटीबॉडी नहीं आने पाए, नहीं तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। और दोस्तों मैं क्या सोच रही थी कि हम ये सारे, जैसे ये हमारा पोषण समाप्त होता है फुल डिटेल वाली क्लास, तो हम सभी के चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, मिक्सचर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड MCQ सहित करवाएंगे। कम से कम 30 क्वेश्चन तो मिनिमम इस चैप्टर के मैं करवाऊंगी, ताकि आपने जितनी भी हमारी क्लासेस देखी हैं उसका आप पे क्या असर पड़ रहा है, आपको कितना समझ आ रहा है, आप कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। कल अपना जो इसका है न्यूट्रिशन का कोई अगला टॉपिक देखेंगे इसका, और कल भी फुल डिटेल करेंगे क्लास जितना हो सकेगा। तो परसों तक मतलब कि इसके 4 पार्ट में ही इस क्लास को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो चलिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।